हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी, एल्टीग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। यह लेक्चर स्पेशली जीआईसी मैथमेटिक्स के लिए है। इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को और सविस्तार समझने के लिए आप टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक नंबर 56 यानी कि 56 को स्टडी करें। वहां पर इस टॉपिक से संबंधित सविस्तार जानकारी दी गई है। यहां पर कुछ स्पेशल टॉपिक स्टडी किए जाएंगे जो जीआईसी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर, अर्थात लीनियर अलजेब्रा में किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड किए जाएं, इसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी 2015 में आया था। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2 1 -6 इन R3 रिलेटेड टू द बेसिस 1 1 2 3 -1 0 2 0 -1 ऑफ R3 आर गिवन बाय, यानी कि इस वेक्टर का इन बेसिस के लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मान लिया जाए कि इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो पी क्यू आर है। तो क्या मान लें हम, लेट पी क्यू आर बी द कोऑर्डिनेट ऑफ the vector 2 1 -6। अब क्या काम करेंगे इसके बाद में अब इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो वेक्टर गिवन है उसको लिखेंगे पहले, तो 2 1 -6 इज इक्वल टू पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये बेसिस है। अल्फा ये है, बीटा ये है और गामा ये है। अब इनकी वैल्यू पुट करो जरा। पी अल्फा यानी 1 1 2 प्लस क्यू बीटा यानी कि 3 -1 0 प्लस आर गामा। गामा कितना है, 2 0 -1। अब पी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को और इसके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, पी प्लस 3Q प्लस 2R कोमा। अब दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार से, तो मिल जाएगा P माइनस Q, यहाँ पर 0। अब तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P ये 0 हो जाएगा और माइनस का R। इधर से क्या चला रहा है, 2 1 -6। कंपेयर करते हैं दोनों तरफ की, तो क्या मिलता है हमें, P प्लस 3Q प्लस 2R इज इक्वल टू 2। दूसरा मिलता है P माइनस Q इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है, 2P माइनस R इज इक्वल टू -6। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट या 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद में P की वैल्यू आ जाएगी -7/8, Q की वैल्यू आ जाएगी -15/8 और R की जो वैल्यू आ जाएगी 17/4। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट पी क्यू आर आ जाएंगे -7/8 -15/8 और 17/4, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ
S is a basis of R3 over R, then find the coordinate of the vector ABC। तो एक वेक्टर है ABC, इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने हैं और बेसिस दिए हुए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान ले जाए कि इस वेक्टर ABC के जो कोऑर्डिनेट है वो P Q R है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हम चाहते हैं P Q R निकालना। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि पहला वो वेक्टर लिखेंगे जो गिवन वेक्टर है ABC इज इक्वल टू P, फिर अल्फा प्लस Q बीटा प्लस R गामा। और अल्फा क्या है, ये पहला जो बेसिस है ये बीटा है और ये गामा है। वैल्यू पुट करो उसके अंदर, तो P अल्फा हमारा है 1 0 0 प्लस Q बीटा है 1 1 0 प्लस R गामा है 1 1 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो मिलेगा P प्लस Q प्लस R कोमा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R कोमा, फिर ये 0 हो जाएगा तो ये भी और ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर बचा केवल R। इधर से चला आ रहा था A B और C, दोनों और की कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू A, दूसरा मिलेगा Q प्लस R इज इक्वल टू B, और तीसरा मिलेगा R इज इक्वल टू C। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास में R की वैल्यू आ जाती है जो कि C है। अब इक्वेशन नंबर 2 से तो क्या मिल जाएगा, हमें Q निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू B माइनस R, R की वैल्यू क्या है, C है, तो B माइनस C। तो इस प्रकार से Q की वैल्यू आ जाएगी B माइनस C। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P इज इक्वल टू A माइनस Q माइनस R। तो A माइनस Q है B माइनस C और R है माइनस C, तो A माइनस B प्लस C माइनस C, तो ये C कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस B बचेगा P की वैल्यू। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो गिवन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट P Q R है और वैल्यू कितनी आई है इनकी, P की वैल्यू है A माइनस B, Q की वैल्यू है B माइनस C और R की वैल्यू है C। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द वेक्टर स्पेस R3 द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ 3 5 माइनस 2 रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज। तो वेक्टर दिया हुआ है 3 5 माइनस 2, इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्या कोऑर्डिनेट मान लेंगे इसके, हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं P Q R, तो हमें निकालना है P Q R। फिर क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जो गिवन वेक्टर है सबसे पहले उस गिवन वेक्टर को लिखते हैं, तो 3 5 माइनस 2 इज इक्वल टू P, फिर लिखेंगे अल्फा Q बीटा प्लस R गामा। और अल्फा क्या है यहाँ पर, ये पहला वेक्टर अल्फा है, ये बीटा है और ये है आपका गामा। तो क्या लिख सकते हैं, P 1 0 0 Q 0 1 0 R 0 0 1। अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो P यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा कोमा, फिर 0 Q 0, फिर तीसरा आ जाएगा ये भी 0 ये भी 0 और R। इधर से क्या था 3 5 माइनस 2, दोनों की कंपेयर करते हैं तो P की वैल्यू आती है 3, Q की वैल्यू आती है 5 और R की वैल्यू आ जाती है माइनस 2। तो जो गिवन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P Q R, यानी कि 3
5 - 2। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और रिलेटिव टू द बेसिस, ये बेसिस दे रखे हैं E1, E2, E3 और E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू दी है और E3 की वैल्यू दी है। तो ये जो गिवन वेक्टर है, मान लिया जाए इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे हम, P, Q, R मान लेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है अभी भी कि सबसे पहले जो गिवन वेक्टर उसको लिखते हैं, यानी कि 3, 5 - 2, फिर P E1 प्लस Q E2 प्लस R E3 लिखेंगे। तो P E1 की वैल्यू रख देंगे अब 1 1 1 प्लस Q E2 की वैल्यू रखेंगे 0 2 3 प्लस R 0 2 -1। अब अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इनको, तो P की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 में और R की 0 में, तो क्या मिलेगा यहाँ से, केवल P मिल जाएगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर P की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर करेंगे और R की यहाँ पर करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, P प्लस 2Q प्लस 2R। फिर P की मल्टीप्लाई यहाँ पर, Q की मल्टीप्लाई यहाँ पर और R की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, P प्लस 3Q माइनस R। इधर से क्या चला रहा था, 3 5 -2, दोनों ही कंपेयर करते हैं। तो P की वैल्यू आ जाती है 3 और P प्लस 2Q प्लस 2R की वैल्यू आ जाएगी 5 और P प्लस 3Q माइनस R की वैल्यू आ जाएगी -2। इक्वेशन नंबर 1 2 और ये 3। इक्वेशन नंबर 1 से P की वैल्यू निकल गई है। अब इन्हें सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद में P तो 3 आ ही गया, Q आ जाएगा -1 और R आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे थे P Q R, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 3 -1 और 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको स्वयं करना है। तो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर ABC रिलेटिव टू द बेसिस 1 0 -1। दूसरा बेसिस क्या दिया है, 1 1 1 और तीसरा दिया है 1 0 0। तो आप इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट PQR मानेंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाए हैं उसी प्रकार से आप इसे सोल्व कर लेंगे, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जो TGT और PGT की प्लेलिस्ट है उसमें ट्रिक नंबर 56 आप देखें, वहाँ पर यह सविस्तार समझाई गई है। लेकिन मैं आपको इस ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तब भी आपके ये समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि GIC 2015 में आया था। द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T on R3 डिफाइंड बाय दिस T x y z इज इक्वल टू 2y प्लस z कोमा x माइनस 4y कोमा 3x विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस यानी कि 1 0 0 ये पहला बेस है, दूसरा है 0 1 0 और तीसरा होता है 0 0 1। ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। तो यदि स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं अल्फा 1, इसको मान लेते हैं अल्फा 2, इसे मान लेते हैं अल्फा 3। तो हम निकालेंगे यहां पर अल्फा 1 की इमेज, तो T अल्फा 1 यानी कि T अल्फा 1 क्या है, 1 0 0 है। अब क्या काम करेंगे,
जो गिवन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दे रखा है इसका, इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 0 और z के स्थान पर 0। तो y के स्थान पर 0 आएगा, z के स्थान पर भी 0 आ जाएगा। तो ये पहला जो इसका एलिमेंट है ये हो जाएगा 0, कोमा x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 0, तो यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें रखेंगे x के स्थान पर 1, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, तो जब 1 रखेंगे यहाँ पर 3 था पहले से ही, तो कितना हो जाएगा 3। अब निकालते हैं t अल्फा 2 यानी कि अल्फा 2 की इमेज। तो अल्फा 2 क्या है 0 1 0। अब की बात क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 0 रखेंगे। तो y के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो 2 और z तो 0 है ही, तो यहां से मिलेगा हमें 2, कोमा। अब यहाँ x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा -4 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि z इसमें है ही नहीं, तो -4 मिलेगा यहाँ से हमें। अब इसमें रखते हैं x के स्थान पर 0, तो इसमें केवल x ही है, तो 0 हो जाएगा ये। अब निकालते हैं हम अल्फा 3 की इमेज, यानी कि t 0 0 1। तो अब की बार जो दिया हुआ फॉर्मूला है उसमें रखेंगे x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 और z के स्थान पर 1। तो z के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट में x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, z इसमें है ही नहीं, तो मिलेगा 0। ऐसे यहाँ पर x के स्थान पर 0, y और z इसमें है ही नहीं, तो मिलेगा यहाँ से 0। अब इसे एक्चुअल में इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0 अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। ऐसे इसे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा 1 प्लस -4 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं 1 अल्फा 1 0 अल्फा 2 और यहाँ पर भी 0 अल्फा 3। एक्चुअल में करा क्या गया है यहाँ पर कि जो पहली अल्फा 1 है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद में जो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 हैं, इनके जो कोफिशिएंट है इनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स ही हमारी इस टी की मैट्रिक्स कहलाएगी। जो बात करते हैं जब हम स्टैंडर्ड बेसिस की, तो इधर वाला जो पोर्शन है इसके लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल यहीं से हम बना सकते हैं मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगी, टी बी से उसे रिप्रेजेंट करेंगे और उस मैट्रिक्स के बनाने की ट्रिक ये हो जाएगी कि 0 1 3 ये पहली कॉलम बन जाएगी, 0 1 3 2 -4 0 2 -4 0 ये दूसरी कॉलम बन गई और तीसरी कॉलम बन जाएगी 1 0 0, तो 1 0 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस की, तो इधर वाले पोर्शन की लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों लिखा गया है इसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात करते हैं तो केवल यहां तक का क्वेश्चन करेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मैट्रिक्स ये हमें प्राप्त हो जाएगी, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3 ओवर R डिफाइंड बाय, टी का फॉर्मूला दिया है अब की बार भी, विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। अब की बार ये जो बेसिस दिए हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। तो यदि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला बेसिस है इसे हम मान लेते हैं अल्फा 1, इसे मान लेते हैं अल्फा 2 और इसे मान लेते हैं अल्फा 3। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, अल्फा 1 की इमेज निकालेंगे, यानी कि T1 1 1। कैसे निकालते हैं इमेज, मैंने आपको बताया था अभी कि जो गिवन फॉर्मूला है ये दिया हुआ फॉर्मूला है टी का, इसमें x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 1 रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे b के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ x y z के स्थान पर abc है, तो b के स्थान पर क्या आ जाएगा 1, c के स्थान पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3, कोमा ऐसे यहाँ से 1 -4, तो यहाँ से मिलेगा -3, यहाँ से 3। इसी प्रकार से निकालते हैं हम अल्फा 2,
की इमेज निकालते हैं तो क्या है ये, तो 1 1 0। तो अब की बार क्या रखेंगे, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 1 और सी के स्थान पर रखेंगे 0। तो बी के स्थान पर 1 रखेंगे, सी के स्थान पर 0 रखेंगे तो मिलेगा हमें 2। ऐसे यहाँ पर ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 1 रखेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ से -3 और यहाँ से मिल जाएगा हमें 3। बिल्कुल इसी प्रकार से हम α3 की इमेज निकालेंगे। α3 क्या है, 1 0 0 है, तो इसकी इमेज निकालते हैं इसी प्रकार से, यानी कि ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 0 और सी के स्थान पर 0। तो बी के स्थान पर 0 रखेंगे, सी के स्थान पर 0 रखेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा 0। दूसरे में यहाँ पर ए के स्थान पर 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा यहाँ से। और तीसरे में ए के स्थान पर 1 तो यहाँ से मिल जाएगा 3 हमें। अब क्या काम करते हैं, ये जो T-α1 है इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि α1, α2 और α3 की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात x α1, y α2, z α3। और T-α1 की वैल्यू हम निकाल चुके ऊपर, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे हम, 3 -3 3 इज इक्वल टू x α1 यानी कि 1 1 1 प्लस y α2 1 1 और 0 प्लस z α3 1 0 0। अब यहां से उसी प्रकार से अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से हमें x प्लस y प्लस z, फिर मिल जाएगा x प्लस y, फिर मिलेगा z। इधर से क्या चला रहता है, 3 -3 और -3, दोनों ओर की कंपेयर करते हैं तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू निकाल ली है। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन बनी है, सोल्व कर लेंगे इनको। तो सोल्व करने के बाद में मिल जाएगा हमें x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिल जाएगी -6 और z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, जब तीसरा एलिमेंट हमने निकाला था तो x की मल्टीप्लाई यहाँ करी थी हमने, y की मल्टीप्लाई यहाँ करी थी और z की मल्टीप्लाई यहाँ करी थी। तीसरे एलिमेंट के अंदर x की मल्टीप्लाई इसमें करी थी, y की मल्टीप्लाई 0 में और z की मल्टीप्लाई 0 में। तो यहाँ से केवल हमें x मिलता, यहाँ z नहीं था, यहाँ पर x आता। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से लिख ली थी हमारी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ जाएगी -6 और z की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं हम, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें T-α1, तो क्या मिलेगा हमें, T-α1 क्या लिखा था, x α1, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 α1 प्लस y की वैल्यू -6 α2 प्लस, अब लिखेंगे z कितना है 6 है तो 6 α3 मिल जाएगा यहाँ से हमें। इसी प्रकार से जैसे हमने ये T-α1 के लिए निकाला है, इसी प्रकार से T-α2 के लिए निकालेंगे, फिर T-α3 के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो जैसे कि T-α1 हमें मिला है 3 α1 प्लस -6 α2 प्लस 6 α3। इसी प्रकार से आप स्वयं करना α2, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 3 α1 -6 α2 प्लस 5 α3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं T-α3, तो T-α3 आ जाएगा 3 α1 -2 α2 प्लस -1 α3। अब निकालना क्या चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं मैट्रिक्स। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मैट्रिक्स आ जाएगी T, B से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो पहला वेक्टर था ये, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो क्या है इसके कोफिशिएंट 3 -6 और 6 है। फिर दूसरा जो वेक्टर है इसके कोफिशिएंट लिखते हैं हम, यानी कि दूसरी कॉलम बनाएंगे, तो 3 -6 और ये 5, ऐसी फिर बन जाएगा आगे 3 -2 और -1। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
यहां से केवल यही बात समझने की है कि पहले निकालेंगे टी अल्फा 1, फिर निकालेंगे टी अल्फा 2, फिर निकालेंगे टी अल्फा 3, और इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो ये एग्जाम में आने की संभावना कम होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आने की संभावना यही होती है कि उसके जो बेसिस दे रखे हों वो स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे हों। तो यदि स्टैंडर्ड बेसिस दिए रहेंगे तो ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर भी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिए हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन R3 डिफाइंड बाय दिस। तो दो बेसिस दिए हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, तो ये मान लेंगे अल्फा 1, इसको मान लेंगे अल्फा 2 और इसको मान लेंगे अल्फा 3। तो सबसे पहले टी अल्फा 1 यानी कि अल्फा 1 की इमेज तो क्या है 1 0 -1। अब जो गिवन फॉर्मूला है उसमें x1 के स्थान पर 1, x2 के स्थान पर 0 और x3 के स्थान पर -1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 -2 3। इसी प्रकार से अल्फा 2 निकालते हैं। अल्फा 2 है -1 2 1, तो इसी प्रकार रखेंगे। x1 के स्थान पर -1, x2 के स्थान पर 2 और x3 के स्थान पर रखेंगे x3 के स्थान पर रखेंगे 1। तो क्या मिलेगा हमें -2 4 9। ऐसे ही अल्फा 3 निकालते हैं, t 2 1 1, फिर रखेंगे x1 के स्थान पर 2, x2 के स्थान पर 1, x3 के स्थान पर भी 1, तो हमें मिल जाएगा 7 -3 4। अब क्या काम करेंगे, उसी प्रकार से t अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं x अल्फा 1, y अल्फा 2, z अल्फा 3, और t अल्फा 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो क्या मिलेगा हमें 4 -2 3। तो x अल्फा 1 है 1 0 -1 प्लस y अल्फा 2 है -1 2 1 प्लस z 2 1 1। तो 4 -2 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की, फिर उसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा x -y प्लस 2z। फिर अंदर दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 2y और यहाँ पर z। ऐसे ही तीसरे नंबर पर मिल जाएगा -x। एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पर ये -1 नहीं है, ये +1 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस y प्लस z। दोनों तरफ की कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में x -y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 2y प्लस z इज इक्वल टू -2 और x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3। अब इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी 17/4, y की वैल्यू आ जाएगी -3/4 और z की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी प्रकार से हमने ये निकाला t अल्फा 1 के लिए, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं t अल्फा 2 को और t अल्फा 3। तो क्या मिलेगा हमें t अल्फा 1 x यानी कि 17/4 अल्फा 1 प्लस -3/4 अल्फा 2 प्लस -1/2 अल्फा 3। ऐसे निकाल सकते हैं हम t अल्फा 2। तो t अल्फा 2 मिलेगा 35/4 अल्फा 1 प्लस 15/4 अल्फा 2 प्लस -7/2 अल्फा 3। ऐसे निकाल सकते हैं हम t अल्फा 3 और ये मिल जाएगा हमें 11/2 अल्फा 1 प्लस -3/2 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। तो यहाँ से हम जो हमें मैट्रिक्स निकालनी थी वो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो t b से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बनाएंगे हम, इसकी जो पहला जो हमारा
वेक्टर है, इससे बनाएंगे हम पहली कॉलम, अर्थात 17/4 -3/4 और माइनस का 1/2। तो ये पहली कॉलम बन जाएगी। दूसरी कॉलम इससे बनाएंगे तो 35/4 15/4 -7/2 और तीसरी कॉलम बनाएंगे 11/2 -3/2 और 0। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक चलता है इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक से संबंधित सविस्तर जानकारी के लिए आप टीजीटी और पीजीटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें ट्रिक नंबर 56 पर आप और चेक कर सकते हैं। वहां पर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r² टू r², और इसके टी का फॉर्मूला दिया है, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं इनवर्स? तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसका इनवर्स, तो टी इनवर्स ए बी हमने मान लिया है पी क्यू। तो अगर टी इनवर्स ए बी को हम पी क्यू मान लेते हैं तो अब हमारा उद्देश्य केवल पी और क्यू निकालना हो जाएगा। तो पी और क्यू निकालकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये इनवर्स इधर चला जाएगा तो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी क्यू। अब टी का फॉर्मूला क्या दिया है? टी का फॉर्मूला दिया है टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कोमा 2x माइनस वाई, यानी कि इस फॉर्मूले में x के स्थान पर रखेंगे p और y के स्थान पर रखेंगे q। तो क्या मिल जाएगा हमें? x के स्थान पर क्या रखना है? p, y के स्थान पर रखना q। तो यहां पर आ जाएगा q कोमा 2p माइनस q। इधर से क्या चला रहा था ये? a कोमा b, दोनों ही कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा q के स्थान पर आ जाएगा a, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? a और 2p माइनस q इज इक्वल टू b। तो यहां से हमने q की वैल्यू तो निकाल ली है, अब यहां से p की वैल्यू निकालेंगे। तो 2p इज इक्वल टू b प्लस q, यानी कि b प्लस a। तो ये यूं कहें कि p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? इस प्रकार हम ये देखते हैं कि टी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्या माना था हमने? पी क्यू। और पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है ए प्लस बी बाई 2 और क्यू की वैल्यू है ए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और कोमा ए। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में ट्रिक नंबर 56 देख सकते हैं, और वहां पर आपको सविस्तर जानकारी ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, रैंक, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सविस्तर जानकारी मिलेगी। और भी क्वेश्चन जो जीआईसी में आए हुए हैं वो इन्हीं टॉपिक से संबंधित हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन तो आए हुए हैं रैंक फाइंड करने के या डायमेंशन फाइंड करने के आए हैं, या सब स्पेस से संबंधित है या उनकी थ्योरम से संबंधित है। वे सभी क्वेश्चन उस जो लेक्चर है वह है लेक्चर जो 56 लेक्चर है, ट्रिक नंबर 56 है, वहां पर आपको ये सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।